कहा जाता है कि मदनपुर गांव के जंगल में नदी पर बने पुल पर एक खतरनाक चुड़ैल का वास है जो वहां आने वाले मर्दों का शिकार करती है। अब तक कई निर्दोष लोगों को उस पुल वाली चुड़ैल ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है। अब आगे उसका शिकार और कौन कौन बनने वाला है, देखते हैं पुल वाली चुड़ैल की इस खौफनाक कहानी में। शहर के एक खंडहर नुमा मकान में एक बड़े बैंक में चोरी करने की प्लानिंग करते हुए कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। कुल मिलाकर वहां 6 लोग थे, जिनमें लगभग सभी 25 से 30 साल के उम्र वर्ग के थे। देखने में उनमें से एक काफी स्मार्ट और पढ़ा लिखा लग रहा था। शायद वही उस चोर गिरोह का सरगना था। बाकी सब सामान्य लेकिन मजबूत कदकाठी वाले थे। वे सभी मिलकर शहर के एक बड़े बैंक में अचानक धावा बोलकर लूटने की योजना बना रहे थे। तभी उनमें से एक रामू बोला, लूट के वक्त वहां बंदूक वाले सिक्योरिटी गार्ड भी रहेंगे, उनका क्या करना है? दूसरा मंजीत बोला, करना क्या है साले, अगर ज्यादा अड़ंगा डालेंगे तो रास्ते से हटा देंगे उनको। ऐसा कहकर वह हंसने लगा। सरगना राकेश बोला, अरे नहीं, हमें कोशिश करनी है कि जितना कम पंगा लेकर काम निपट जाए और जितने कम समय में हम अपनी योजना को अंजाम दे सकें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मंजीत, लेकिन जल्दबाजी किस बात की बॉस? राकेश, अरे भाई, जितनी जल्दी हम लोग लूट खत्म करेंगे उतनी जल्दी इस शहर से बाहर निकल सकेंगे और इस तरह पुलिस के खतरे से बचे रहेंगे। चौथा साथी विश्वा, बहुत अच्छा कह रहे हो बॉस, तुम्हारी बात एकदम सही है। इस तरह लूट की योजना बनाकर तय किए गए दिन पर उन्होंने दिन दहाड़े शहर के बड़े बैंक में घुसकर सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को बंदूक की नोक पर रखकर बैंक में मौजूद सारी रकम लूट ली। लेकिन तभी चुपके से मैनेजर ने अलार्म बजा दिया। उसकी आवाज सुनते ही वे लोग भागने लगे। राकेश, पुलिस के आने से पहले भागो सभी, और बैग को ध्यान से रखो, पुलिस हमारा पीछा करेगी शहर के आखिरी कोने तक। मंजीत, लेकिन बॉस, शहर से भागकर जाना किधर है? ये तो आपने बताया ही नहीं। राकेश, हम सब यहां से भागकर पास वाले मदनपुर गांव के जंगल में कुछ दिन छुपेंगे। वहां हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि वो इलाका बहुत सुनसान है। विश्व, वाह बॉस, मान गए आपको, क्या प्लान बनाया है? इस तरह वे सब भागकर मदनपुर गांव के उसी खौफनाक जंगल में पहुंच गए जहां नदी के पुल पर उस खतरनाक पुल वाली चुड़ैल का वास है जो वहां पहुंचने वाले मर्दों को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन ये बात शहर के रहने वालों को भला कहां पता होती है। इसीलिए अब तक कई बेचारे वहां जाकर उस खतरनाक चुड़ैल के हाथों मारे गए हैं। अब ये बैंक लूटने वाला चोर गिरोह वहां पहुंच गया है। क्या होगा जब इनका सामना उस खूनी चुड़ैल से होगा? वे निश्चिंत हो गए कि अब उन्हें पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी। अब बस उन्हें कुछ दिन यहां आराम से रहने लायक जगह ढूंढनी थी। उन्हें रहने के लिए नदी के पास वाला इलाका सही लगा क्योंकि वहां पानी पास में उपलब्ध था। इस तरह उन्होंने नदी किनारे अपना डेरा जमा लिया। शहर के बड़े बैंक में लूट करके भागे चोरों का गिरोह पुलिस से बचने के लिए मदनपुर गांव के जंगल में छुपकर रहने लगा और उन्होंने नदी के पास अपना डेरा डाल दिया। उन्हें क्या पता था कि पुलिस की सजा से बचने के लिए वे लोग जहां छुपे हैं वहां रहने वाली खूनी चुड़ैल के कारण उन्हें जान से हाथ धोना पड़ सकता है। पुलिस अगर उन्हें पकड़ती तो उन्हें जेल की सजा होती, लेकिन यहां आकर तो उन्होंने अनजाने में ही अपनी जान का खतरा मोल ले लिया है। उन चोरों को वहां आए हुए काफी समय बीत गया। पूरा दिन निकल गया और आज उस खौफनाक जंगल में उनकी पहली रात थी। धीरे धीरे सूरज डूब गया, शाम विदा हो गई और घनघोर अंधेरा छा गया। ऐसे में उन चोरों ने अपने स्वभाव के अनुसार शाम ढलते ही शराब पीना शुरू कर दिया और शराब के नशे में मदमस्त हो गए। फिर उनमें से कुछ तंबू में सोने चले गए जबकि कुछ वहीं शराब के नशे में बकबक करते बैठे थे। मंजीत, यार, इस सुनसान जंगल में शराब के साथ साथ अगर शबाब का भी जुगाड़ होता तो मजा आ जाता। रामू, यहां दूर दूर तक इंसान तो क्या, जानवर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और ऐसे में तुझे शबाब की सूझ रही है। मंजीत, हाँ यार, इस जंगल में अभी मैंने अपने लोगों के सिवा कोई और नहीं देखा। विश्वा, चलो यार, ऐसे सुनसान जंगल में रात भर जागने से क्या फायदा? राकेश, बॉस की तरह हम लोग भी अब सोते हैं। मंजीत, ठीक है भाई, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी दूर टहल कर आता हूं, मुझे अभी नींद भी नहीं आ रही है। ऐसा कहकर वह टहलने निकल गया और उसके बाकी 2 साथी भी अन्य 3 साथियों के पास तंबू में सोने चले गए। इधर मंजीत टहलते हुए नदी के किनारे से होकर ऊपर पूल की ओर चला गया, जहां पहुंचकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं जब उसने पूल की रेलिंग पर एक खूबसूरत औरत को अकेली बैठी देखा। उसे देखकर उसका मन हुआ कि अभी के अभी जाकर उस औरत को बाहों में ले ले, पर उसने देखा कि वो औरत खुद उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है और अपनी अदाओं से उसे प्यार का खुला निमंत्रण दे रही थी। उसे देखकर मंजीत एकदम से उसकी तरफ खींचा चला गया और उसके बगल में बैठ गया। फिर उसने भी प्यार से उसकी आंखों में देखने के बहाने उसे अपने वश में कर लिया।
मंजीत अब पूरी तरह से उस औरत यानी चुड़ैल के वश में था और वो उसे अपने साथ उसी पुराने पेड़ के पीछे लेकर चली गई। वहां जाते ही उसने मंजीत को बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया और फिर उसको घास पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गई। अपनी काम वासना की पूर्ति करने के लिए उसने मंजीत को अपने आगोश में ले लिया। बहुत देर तक जी भर मंजीत के बदन से खेलने के बाद वो औरत अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आ गई और अगले ही पल अपने तेज नुकीले नाखूनों से मंजीत का सीना चीर कर उसका दिल निकाल लिया। वो एकमात्र चीख के साथ वहीं ढेर हो गया। सुबह हुई। राकेश और उसके 4 अन्य साथी नींद से जागे। उठते ही उन्होंने देखा कि मंजीत, जो रात में शराब के नशे में घूमने निकला था, अब तक लौटकर नहीं आया है। रात में शराब पीकर लुटेरा गिरोह के 5 सदस्य तो सोने के लिए तंबुओं में चले गए थे, लेकिन उनका एक साथी मंजीत, जो शराब पीकर टहलने निकला था, सुबह होने पर भी वापस नहीं लौटा था। अब उनके गिरोह के सभी साथी उठ चुके थे और अपने साथी की खोज कर रहे थे। रामू, कल रात में घूमने निकला मंजीत अब तक नहीं लौटा। राकेश, कहाँ गया वो? मैं जब सोने गया तो तुम सब बैठे गप्पे मार रहे थे। फिर क्या हुआ? विश्वा, वो तो अलग ही मूड में था। शराब तो हम सब ने पी थी, लेकिन उसे शराब के बाद शबाब भी चाहिए था, बोलकर हंसने लगा। राकेश, अरे यह हंसने वाली बात नहीं है। हमें पता लगाना होगा कि मंजीत कहाँ गया। अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो हम सब भी पकड़े जा सकते हैं। रामू, हाँ बॉस, आप सही कह रहे हो। हमें उसे ढूंढना ही होगा। आप चिंता मत करिए, मैं अभी उसे देख कर आता हूं। ऐसा कहकर वह मंजीत की तलाश में निकल गया। मंजीत की तलाश में निकले रामू को लगा कि वो पीकर आसपास कहीं सो गया होगा, लेकिन उसे आसपास कहीं भी मंजीत दिखाई नहीं दिया। तब वह तंबू के चारों ओर देखने लगा कि शायद वह उधर हो। ढूंढते ढूंढते वह तंबू से काफी दूर तक चला आया था। उसने जंगल में भी दूर दूर तक मंजीत मंजीत की आवाज लगाते हुए उसे ढूंढने की कोशिश की। जब जंगल और नदी के पास मंजीत का कुछ पता नहीं चला, रामू बहुत हैरान था कि शराब के नशे में मंजीत एक ही रात में आखिर इतनी दूर तो नहीं जा सकता। और जंगली जानवरों के शिकार बनने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि अब तक इस जंगल में उनमें से किसी ने न तो कोई जानवर देखा था और न ही किसी जानवर की आवाज सुनी थी। ऐसे में आखिर मंजीत गया तो गया कहाँ? इधर तंबू में बाकी के साथी इस बात से बेखबर निश्चिंत थे कि रामू मंजीत को ढूंढकर जल्द ही ले आएगा और फिर मंजीत अपनी कल रात की कहानी बताएगा कि शराब पीकर शबाब की तलाश में वह कहाँ रह गया था। लेकिन शायद उन सबको अंदाजा भी नहीं था कि उस खौफनाक जंगल के नदी में पूल पर रहने वाली खूनी चुड़ैल ने मंजीत का बेरहमी से खून कर दिया है। और अब उसके बाद उसकी तलाश में रामू को भेजकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। मंजीत को ढूंढता हुआ रामू अब पूल के पास नदी के किनारे पहुंच गया था। उसने अब अपनी थकान मिटाने के लिए नदी के पानी में हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करने की सोची। जैसे ही उसने नदी में हाथ मुंह धोने के लिए झुका, उसे पानी में कुछ परछाई सी दिखाई दी। उसने गौर से देखा तो वह हैरान रह गया। पूल के पास वाले पुराने पेड़ पर एक लाश लटक रही थी। कौन है वो? किसकी लाश है वह? वह तुरंत उसे देखने पूल पर चला गया। अपने साथी मंजीत की तलाश में निकला रामू पूरे जंगल और नदी किनारों को खोज लेने के बाद नदी के पानी में परछाई में देखता है कि पूल के ऊपर बड़े से पुराने पेड़ पर किसी की लाश लटक रही है। तो उस लाश को पास से देखने के लिए वह पूल के ऊपर पहुंच गया। उस पेड़ के नीचे पहुंचकर जब उसने ऊपर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसने उस पेड़ पर अपने साथी मंजीत की नग्न अवस्था में लटकती लाश देखी। लाश को देखकर ही पता चल रहा था कि उसे कितने दर्दनाक ढंग से मारा गया है। उसके सीने को चीरकर उसमें से दिल निकाल लिया गया था। दहशत के कारण उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और उसकी लाश से खून टप टप करके नीचे टपक रहा था। ऐसा भयानक नजारा देखकर एक पल के लिए उस लुटेरे का भी दिल दहल गया। फिर उसने खुद को संभाला और पेड़ पर चढ़कर मंजीत की लाश को नीचे उतारा। अपने साथी की लाश पर आंसू बहाते हुए वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर उसे किसने मारा होगा। मंजीत तो खुद इतना हट्टा कट्टा और तगड़ा था कि किसी आम इंसान के लिए उसे यूं मारना आसान काम नहीं था। ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे पेड़ के पीछे से कुछ हलचल होती दिखी, जिससे वह चौकन्ना हो गया। उसने गौर से देखा, एक भयानक चुड़ैल पेड़ के पीछे से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक आ रही थी। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया था कि मंजीत की मौत इसी के हाथों हुई है। वह बिना देरी किए उठा और अपनी जान बचाने के लिए भागने ही वाला था, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया। उसने देखा कि वह भागना तो चाहता है, पर उसके पैरों को मानो किसी ने पकड़ कर रखा हो। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने पूरी शक्ति लगाकर देखा, फिर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया। यह सब उस चुड़ैल की शैतानी ताकत का असर था, जिसके सामने वह पूरी तरह बेबस हो गया था। कुछ ही देर में
वह खूनी चुड़ैल मौत की भयानक हंसी हंसते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गई और बोली, मेरे पास आकर भागना नामुमकिन है। फिर वह जोर जोर से खौफनाक हंसी हंसने लगी। उसकी भयंकर हंसी से जंगल का माहौल भयावह हो गया। फिर चुड़ैल ने अपने अंदाज में अपने खूनी पंजे रामू को दिखाते हुए कहा, अभी तुझे भी तेरे दोस्त के पास भेज देती हूं। ऐसा कहकर उसने रामू को दबोच लिया। उसने सबसे पहले रामू के गले में अपने तीखे दांत गड़ा दिए और उसका गर्म खून पीने लगी। उसके बाद अपने दोनों खूनी पंजे उसकी छाती पर रखकर अगले ही पल उसका सीना चीर डाला। चुड़ैल ने उसका दिल निकाल लिया और रामू ने उसी समय दम तोड़ दिया। इस तरह रामू को मारने के बाद वह फिर अपने भयानक अंदाज में हंसने लगी, जिससे आसपास का पूरा जंगल दहल उठा। दूसरे लुटेरे रामू की भी मौत हो जाने के बाद अब उसके बाकी के साथी क्या करेंगे और कैसे खोजेंगे उन्हें? क्या वे सारे के सारे उस चुड़ैल के हाथों मारे जाएंगे? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मंजीत को खोजने गया रामू भी उस चुड़ैल का शिकार बन जाता है और काफी देर तक लौट कर नहीं आता, तो उसके साथियों को चिंता होती है कि एक के बाद एक हमारे दो साथी कहाँ चले गए। आखिर बात क्या है जो वे दोनों ही लौट कर नहीं आए हैं? बाकी बचे चारों लुटेरे आपस में यही चर्चा करते हुए बैठे हैं। राकेश लीडर, मंजीत और रामू का लौट कर नहीं आना कई सवाल खड़े कर रहा है। विश्वा, हाँ बॉस, उन दोनों का ऐसे अचानक गायब हो जाना अपन के भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। मुन्ना, अपन भी यही सोच रहा है कि वो दोनों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, जो अभी तक वो लोग लौट ही नहीं। अन्ना, मैं तो बोलता है कि अपन जाकर देखाता है क्या माजरा है उधर। कहीं पुलिस वुलिस के लफड़े में तो नहीं पड़ गए वो लोग? राकेश, नहीं, अब की बार कोई अकेले ढूंढने नहीं जाएगा। उन्हें खोजेंगे, लेकिन हम सभी साथ चलकर। क्या पता बाहर कौन सी मुसीबत खड़ी हो, और मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई और भी गायब हो जाए। अपने लीडर राकेश की बात मानकर उसके साथी एक साथ चलकर रामू और मंजीत का पता लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं और चलने की तैयारी शुरू करते हैं। चूंकि अब शाम होने लगी थी और कुछ ही देर में अंधेरा छा जाएगा, इसलिए उन्होंने रोशनी के लिए टॉर्च और मशालें तथा अनजान खतरे से सुरक्षा के लिए अपनी बंदूकें भी साथ में रख लीं। फिर चारों निकल पड़े अपने दोनों लापता साथियों की तलाश में। एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में मशाल व टॉर्च लिए वे चारों लुटेरे जंगल का चप्पा चप्पा छानते हुए अपने साथियों को ढूंढ रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रामू और मंजीत अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उनकी तलाश में निकले ये चारों भी जल्द ही एक खतरनाक चुड़ैल का सामना करने वाले हैं। जंगल में चारों ओर ढूंढने के बाद वे अब नदी की तरफ बढ़ रहे थे। उधर उस खूनी चुड़ैल को भी आभास हो चुका था कि उसके पास एक साथ चार चार शिकार खुद चलकर आ रहे हैं। जैसे जैसे वे सभी नदी के पास पहुंच रहे थे, अचानक मौसम में परिवर्तन होने लगा। चारों तरफ बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और तेज आंधियां चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में वहां भयंकर तूफान आ जाएगा। उन चारों ने सोचा कि जब वे अपने साथियों को ढूंढने निकले थे तब तो मौसम खुशनुमा था, और अचानक इस तरह मौसम के बदलने से वे सभी हैरान थे। इस भयानक तूफानी मौसम में भी वे चारों अपने साथियों की तलाश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। नदी के किनारों से होते हुए अब वे पुल तक पहुंच चुके थे और मंजीत व रामू को आवाजें लगा रहे थे। तभी उन्हें उस पुल पर एक के बाद एक दोनों साथियों की खून से लथपथ लाशें नजर आईं, जो बेहद ही बुरी हालत में थीं। उनकी ऐसी हालत देखकर वे चारों चौंक गए और आपस में बातें करने लगे कि जब इस पूरे जंगल में कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा तो फिर इन्हें किसने मारा होगा। अपने साथियों की लाशें देखकर चारों लुटेरे खौफ और हैरानी से एक दूसरे को देखते ही रह गए। तभी उन्हें एक खौफनाक हंसी की आवाज सुनाई दी और सामने पुराने पेड़ के पीछे से आती हुई दिखाई दी वही पुल वाली खूनी चुड़ैल। उसका विकराल रूप देखकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उसके लंबे लंबे बिखरे बाल, मुंह से बाहर निकलते बड़े बड़े दांत, भयानक दुर्गंधयुक्त शरीर, लंबे खूनी पंजे और उन पर लगे तीखे नुकीले नाखून जिन पर खून और मांस के टुकड़े चिपके हुए थे। उसका इतना भयानक रूप देखकर चारों लुटेरों की हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। वे पुतले की तरह अपनी जगह पर जड़ हो गए। चुड़ैल ने जब चारों को देखा तो वह खुश होकर बोली, आज तो चार शिकार एक साथ चलकर आए हैं। इतना कहकर वह एक बार फिर मौत की भयानक हंसी हंसने लगी और तुरंत लपक कर उनमें से एक लुटेरे अन्ना की गर्दन पर अपने खूनी पंजे से वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। अगले ही पल उसने अपने खूनी पंजे को उसकी छाती पर रखकर उसे चीर डाला और उसका दिल निकालकर खाने लगी। अपनी आंखों के आगे ऐसा भयानक नजारा देखकर बाकी लुटेरे होश में आए और जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन चुड़ैल के हाथों से कौन भाग पाया है। वे अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सके। फिर उन्होंने अपनी बंदूकों से उस चुड़ैल पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वह और भी खूंखार होकर उनकी ओर पलटी।
अब लुटेरों को समझ आ रहा था कि इस खूनी जंगल में आकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। उस चुड़ैल के सामने वे पूरी तरह बेबस थे। अब मरने की बारी विश्वा की थी। चुड़ैल ने अपने खूनी पंजे में उसे दबोच लिया और उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ाकर उसका गर्म खून पीने लगी। फिर उसने विश्वा का भी सीना चीरकर दिल निकाल लिया और खा गई। अगली बारी मुन्ना की थी। चुड़ैल ने अपने पंजे सीधे उसके सीने के आर पार कर दिए और उसमें से उसका दिल निकाल लिया। वह भी पलक झपकते ही मौत की आगोश में चला गया। अपनी आंखों के आगे उस खूनी चुड़ैल को मौत का ऐसा तांडव करते हुए और अपने साथियों को मरता देखकर लुटेरों के सरदार राकेश को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने डर को किनारे करते हुए चुड़ैल से लड़ने की ठानी और उसे ललकारते हुए कहा, तूने मेरे सारे साथियों को मार डाला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर उसने जलती हुई मशाल से चुड़ैल पर वार किया, लेकिन उसने पलक झपकते ही अपनी जगह से हटकर खुद को बचा लिया। अब चुड़ैल ने राकेश पर हमला बोला और उसके पूरे शरीर पर वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। जब राकेश जमीन पर पड़ा था तो उस चुड़ैल ने अपने खूनी पंजे उसकी छाती पर गाड़ दिए और सीना चीरकर उसका दिल निकाल लिया। पल भर में ही बाकी सभी की तरह उसके भी प्राण निकल गए। इस तरह शहर के बैंक में लूट करने वाले उन लुटेरों को जंगल में छिपने की गलती की कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। और इसी के साथ पूल वाली चुड़ैल की कहानी का यह चोरों का शिकार वाला किस्सा यहीं समाप्त होता है। काफी दिनों बाद फिर से उस जंगल में चहल पहल थी। 2 बसों में सवार होकर लोग वहां आए हुए थे। बस से उतरकर सब उस जंगल के स्वच्छ और शांत वातावरण की प्रशंसा कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर बच्चे थे और साथ में कुछ गिनती के बड़े लोग। यह शहर से आया हुआ एक स्कूल ग्रुप था जो शायद यहाँ पिकनिक मनाने आया था, लेकिन शायद यहाँ के खौफनाक सच के बारे में उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अगर उन्हें मदनपुर के जंगल और उस जंगल में स्थित नदी के पुल वाली चुड़ैल की कहानी पता होती तो वे यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करते। बस से उतरते हुए सभी स्टूडेंट्स अपना अपना सामान भी उतार रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ मिलकर तंबू लगाने में मदद कर रहे थे, तो कुछ आसपास के वातावरण का जायजा लेने में व्यस्त थे। राहुल अपने साथी विवेक से, क्या खूबसूरत नजारा है यार यहाँ का। विवेक, हाँ यार, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ कि हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं। दीपिका, यहाँ की खूबसूरती दिल को छू रही है, चारों तरफ हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य। प्रतिमा, हाँ यार, इतना सुंदर वातावरण और यह स्वच्छ शांत जलवायु किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। चारों ओर ऊंचे घने पेड़ पौधे, खूबसूरत पहाड़ और पास में ही बहता स्वच्छ जल। इतना सुंदर वातावरण हमने आज तक कभी नहीं देखा था। और ऊपर से यहाँ का शांत माहौल, यहाँ बहती हवा में मिट्टी की भीनी खुशबू यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य किसी भी व्यक्ति के मन को मोह लेने वाला था। शर्मा जी, टीचर, देखो बच्चों, अभी आप सब थके हुए होंगे तो पहले नाश्ता करके तंबू में कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद हम सब जंगल में घूमने चलेंगे। गुप्ता जी, टीचर, कोई भी अकेले जंगल में घूमने नहीं जाएगा। जंगल से हम सब अनजान हैं, क्या पता कहाँ कौन सा खतरा मिल जाए। मिस मालिनी, बर्ड टीचर, हाँ स्टूडेंट्स, जंगल में सांप, बिच्छू और खतरनाक जंगली जानवर घूमते रहते हैं, तो आप सभी ध्यान रखना कि बिना बताए कोई भी अकेले कहीं नहीं जाएगा। रमन, केयर टेकर, आइए सभी नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता रेडी है, नाश्ता करके ही आप सब आराम करना। श्यामा आंटी, कुक, नाश्ते में मैंने गर्मा गर्म उपमा बनाई है, साथ में सैंडविच और चाय का मजा लीजिए। सभी बच्चे श्यामा आंटी की तरफ लपके और उन्होंने तथा रमन ने सबको नाश्ता परोसा। फिर सभी नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद सभी बच्चे अपने अपने तंबुओं में आराम करने चले गए और टीचर्स भी आराम करने चले गए। वे सब आने वाले खतरे से अनजान बेफिक्र होकर सो गए थे। जैसा कि आपने पढ़ा है, मदनपुर गांव के जंगल में शहर से स्कूल ग्रुप पिकनिक मनाने आया हुआ है और इस समय वे सब नाश्ता करके तंबू में सो रहे हैं। इस बात से अनजान कि यह जंगल खूनी चुड़ैल का इलाका है जो नदी के पूल में रहती है और जो वहां आने वाले मर्दों का बड़ी बेरहमी से शिकार करती है। सबको आराम करते लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके थे और अब सबकी सफर की थकान दूर हो चुकी थी। शर्मा जी और गुप्ता जी तंबू से बाहर आते हैं और सबसे पहले मिस मालिनी, रमन और श्यामा आंटी को आवाज लगाते हैं। उन सबके आने पर शर्मा जी उनसे बच्चों को भी इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। फिर सबने मिलकर बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें जंगल की सैर के लिए तैयार होने को कहा। शर्मा जी, बच्चों, सब एक साथ रहना और कोई भी अकेले आगे नहीं बढ़ेगा, ना ही पहले से तय रूट प्लान को तोड़ेगा। मिस मालिनी, सब गर्ल्स ध्यान रखना, फूल पौधों के आकर्षण में ग्रुप से अलग मत हो जाना, सबके साथ ही रहना। गुप्ता जी, जंगल में कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए किसी भी पेड़ से फल तोड़कर मत खा लेना, क्या पता कौन सा फल नशीला या जहरीला हो। इस प्रकार
सब बच्चों को सारे जरूरी निर्देश देकर शर्मा जी, गुप्ता जी, मिस मालिनी के मार्गदर्शन में रमन और श्यामा आंटी के साथ बच्चों का ग्रुप जंगल की सैर पर निकलता है। रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधे, फल फूलों का परिचय देते हुए टीचर्स बच्चों को जंगल घुमा रहे होते हैं कि तभी अचानक राहुल और विवेक की नजर वहां स्थित नदी पर पड़ी और वे खुश होकर एक साथ बोले, राहुल सर, वो देखिए वहां पास ही में नदी है। हम सब चलकर वहां के साफ ठंडे पानी से मुंह हाथ धो लेते हैं, सबकी थकान दूर हो जाएगी। विवेक, हाँ, और नदी में थोड़ी स्विमिंग भी कर लेंगे। स्विमिंग की बात सुनते ही शर्मा जी तुरंत बोले, मैंने कहा था ना सबको कि जंगल हम सबके लिए अनजान है। यहां कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें खतरा हो, और तुम यहां नदी में स्विमिंग करने की बात करते हो। विवेक, सॉरी सर, वो तो मैं बस यूं ही मजाक में बोल गया। फिर घूमते फिरते सभी नदी के किनारे पर पहुंचे, जहां सबने नदी के स्वच्छ और शीतल जल में हाथ मुंह धोकर अपनी थकान मिटाई। सबने उस जगह पर पहुंचकर बहुत ही खुशी जाहिर की। एक तो इस जंगल का इतना मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य और ऊपर से नदी का शांत, शीतल और स्वच्छ जल, सबने वहां थोड़ा सुस्ताया। फिर शाम ढलने लगी तो शर्मा जी और बाकी टीचर्स ने सब बच्चों को वापस कैंप की ओर चलने को कहा। तभी रमन की नजर अचानक पूल में किसी चीज पर पड़ी और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। शाम ढलने लगी है और सभी नदी के किनारे पर हैं, जहां पूल वाली खूनी चुड़ैल रहती है। पूल पर ऐसा क्या दिख गया रमन को जिसे देखकर वो इतना खुश हो गया है? अब आगे क्या होगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जंगल में सैर करने के बाद, नदी किनारे हाथ मुंह धोकर आराम करने के बाद शाम ढलने लगी है और स्कूल ग्रुप जैसे ही अपने कैंप की ओर वापस लौटने को उठा, तभी रमन को नदी के पुल के ऊपर कोई दिखा। उसने गौर से देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं जब उसे मालूम हुआ कि पुल पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत अकेली बैठी हुई उसी की ओर देख रही है। एक पल को तो उसका मन हुआ कि अभी जाए और उस औरत के पास जाकर बैठे, ढेर सारी बातें करे, उसके बारे में जाने। लेकिन इस समय वह सबके साथ था, इसलिए उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप सबके साथ चलने लगा। वह स्कूल ग्रुप के साथ चल तो रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान पूल पर बैठी हुई उस खूबसूरत औरत की ओर था। रमन को भला कैसे पता होगा कि पूल पर बैठी हुई खूबसूरत औरत कोई ऐसी वैसी औरत नहीं, चुड़ैल है। वह तो उसके माया जाल में फंसकर बस उसी को याद किए जा रहा था। चलते चलते सभी कैंप में पहुंच गए थे और जंगल की पैदल सैर के बाद सबको भूख लगने लगी थी। शर्मा जी, टीचर, सूर्यास्त होने वाला है और कुछ देर में अंधेरा छा जाएगा, इसलिए सब अपनी टॉर्च निकाल कर रख लो और खाना बनने तक तंबू में आराम कर लो। मिस मालिनी, टीचर, बच्चों, आज पूर्णमासी की रात है। आज का चांद सबसे सुंदर होता है और ऊपर से इस समय हम सब जंगल में हैं, तो यह नज़ारा और भी सुंदर होगा। खाना खाकर हम सब तंबू के बाहर ही थोड़ी देर अंताक्षरी खेलेंगे। गुप्ता जी, टीचर, रमन और श्यामा, सबके लिए खाना बनाना शुरू करो। और हाँ, सबको बाहर थोड़ी देर बैठना है तो रोशनी की व्यवस्था भी करो। रमन और श्यामा आंटी ने एक स्वर में जवाब दिया, जी सर, और तैयारियों में लग गए। ग्रुप में से कुछ बड़े बच्चों ने भी इस काम में उनकी मदद की। खाना बनकर तैयार हो चुका था और रोशनी के लिए चारों तरफ मशालें भी जल रही थीं। श्यामा आंटी और रमन ने टीचर्स को बताया कि सारी व्यवस्था हो चुकी है, तो उन्होंने बच्चों को इकट्ठा करने को कहा और खुद भी उन्हें आवाज लगाई। सब बच्चे इकट्ठा हुए और अब सब मिलकर खाना खा रहे थे। खाना खा लेने के बाद सब दो ग्रुप में अलग अलग बैठ गए और फिर शुरू हुआ अंताक्षरी का खेल, जो वहां समय बिताने और मनोरंजन के लिए बेहद जरूरी था। एक ग्रुप लड़कों का और दूसरा लड़कियों का बना। टीचर्स भी उनके साथ थे और रमन व श्यामा आंटी दर्शक बनकर देख रहे थे। अंताक्षरी का खेल लगभग 2 घंटे तक चला। अब टीचर्स का ध्यान घड़ी की ओर गया तो उन्होंने खेल खत्म करके सबको अपने अपने तंबुओं में जाकर सोने को कहा, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे। सब अपने तंबुओं में जाकर सोने लगे और सारा सामान समेटकर रमन और श्यामा आंटी को भी अपने तंबुओं में जाना था। श्यामा आंटी मिस मालिनी के साथ वाले तंबू में थीं और वह उन्हीं के पास चली गईं। अब बाहर सिर्फ रमन बचा था, जिसे ड्राइवर्स के साथ वाले अपने तंबू में जाना था, लेकिन वह गया नहीं। उसका मन तो उस अजनबी खूबसूरत औरत को देखने को मचल रहा था और वह चुपचाप बिना किसी को बताए चल पड़ा नदी के पूल की ओर। रमन कैंप एरिया से चुपके से निकलकर अकेले ही पूल पर दिखी खूबसूरत औरत से मिलने की चाह लिए तेजी से उस नदी की ओर बढ़ रहा था। उसे भला क्या पता था कि इतनी बेसब्री से जिसे मिलने वह जा रहा है, वह खूबसूरत औरत के भेस में उसकी मौत है। वो खूनी चुड़ैल नदी के पूल में सिर्फ उसे ही दिखाई पड़ी थी। इसका मतलब कि उसने आज पूर्णमासी की रात अपने अगले शिकार के लिए रमन को चुना
और उसे अपनी मायावी खूबसूरती के जाल में फांस लिया था। रात के अंधेरे में जंगली रास्तों में उस नदी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते ढूंढते रमन रात के लगभग 11:30 बजे आखिरकार उस नदी तक पहुंच ही गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा कि वह खूबसूरत औरत कहाँ है, पर उसे वह कहीं नहीं दिखी। एक पल के लिए वह उदास सा हो गया था, लेकिन फिर उसने पुल के ऊपर जाकर उसे ढूंढने का सोचा और वह पहुंच गया पुल के ऊपर, जहां उस खतरनाक चुड़ैल का बसेरा था। वहां पर उसने चारों ओर देखा तो भी उसे वह कहीं दिखाई नहीं दी। अब वह सचमुच में उदास होकर बोलने लगा, मैं बेकार में ही यहां आया, वह शायद मेरा वहम थी। रमन यूं ही उदास होकर अब वापस लौटने की बस सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में किसी औरत की मधुर आवाज सुनाई दी। मुझे ढूंढ रहे हैं आप? जी हाँ, कब से मैं आपको खोज रहा हूं, लेकिन आप दिखाई नहीं दी तो लगा शायद आप चली गई हैं। मैं तो यही हूं, यहां से भला जाऊंगी भी तो कहां? क्यों, क्या आपका कोई भी नहीं? जी, मेरा कोई नहीं और मैं यहीं अकेली रहती हूं। रमन के ऊपर उस औरत यानी चुड़ैल का मोहपाश ऐसा छा गया था कि उसे इस चुड़ैल की बात समझ में भी नहीं आ रही थी। वह उसके आकर्षक रूप की मदहोशी में उसके पास खिंचा चला गया। रमन को अपने इतना करीब आते देख उस औरत चुड़ैल ने अपनी बाहें फैला दी, और फिर क्या था, यही तो रमन चाहता था। उसने एक पल भी गंवाए बिना उस खूबसूरत औरत रूपी चुड़ैल को अपने गले लगा लिया और उसकी आगोश में चला गया। रमन को अपने साथ लेकर वह खूनी चुड़ैल पुल के पास बड़े से पुराने पेड़ की ओट में जाने लगी, और रमन भी बिल्कुल उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पेड़ की ओट में जाकर उस औरत यानी चुड़ैल ने रमन को अपने आगोश में ले लिया, और रमन भी उसे अपने सीने से लगाए बेतहाशा चूमने लगा। वह खूबसूरत औरत बनी चुड़ैल भी उसे उत्तेजित करके उससे लिपट गई और उसके यौवन का मजा लेने लगी। काफी देर तक आलिंगन करने के बाद उस औरत ने अपने सारे वस्त्र उतार दिए और रमन के कपड़े भी। फिर उसने रमन को खुद में समा लिया और दोनों एक दूसरे में डूब गए। चुड़ैल की कहानी आगे भी जारी रहेगी और जारी रहेगा उसका कातिलाना अंदाज। रमन के गायब होने का पता ग्रुप को कब चलेगा और वे क्या करेंगे? क्या चुड़ैल किसी और को भी अपना शिकार बनाएगी? पूर्णमासी की खूबसूरत रात में खूबसूरत औरत का मायावी रूप धारण करके पूल के पास वाले पुराने पेड़ की ओट में रमन के साथ जी भरकर प्यार कर लेने के बाद जब चुड़ैल की हवस पूरी हो गई तो वह अपने असली रूप में आ गई। असली के बेटी अपोदी रूप में बामुतदेव है। उसके असली रूप की भयंकरता और विकरालता को क्या लिखूं? बिखरे हुए बाल, काला विभत्स चेहरा, मुंह से बाहर निकले लंबे तीखे दांत, जंगली जानवरों जैसे खूनी पंजे और उन पर लंबे लंबे नुकीले नाखून जिनसे वह अब तक कई लोगों का सीना चीर चुकी थी। रमन, जो अब तक उसके प्यार की मदहोशी में बेसुध पड़ा था, चुड़ैल की बाहों से अलग होने पर धीरे धीरे होश में आने लगा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने अपने सामने खूबसूरत औरत की जगह एक भयानक चुड़ैल को खड़े देखा। उसे देखते ही डर के मारे सर्द आधी रात में भी उसके पसीने छूट गए। उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। डरते हुए उसने कहा, कौन हो तुम? चुड़ैल, भूल गए मेरे महबूब? मैं तुम्हारी प्रियतमा। मुझसे ही तो तुम मिलने आए थे। रमन, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो तो कोई और थी। ऐसा कैसे हो सकता है? चुड़ैल, ऐसा ही है मेरे महबूब। इस खूबसूरत रात में तुमने ही तो मेरी प्यास बुझाई है, और अब तुम्हें मारकर मैं अपने खून की प्यास भी बुझाऊंगी। ऐसा बोलकर वह कातिल चुड़ैल जोर जोर से खूनी अंदाज में हंसने लगी। उसकी भयंकर हंसी से आसपास का माहौल बहुत ही भयानक हो गया। उसकी बातें सुनकर रमन मारे डर के अपनी जान बचाने भागा। उसे भागता देख वह और भी जोर से भयानक रूप में हंसी। वह जानती थी कि रमन कितना भी प्रयास कर ले उससे भाग नहीं पाएगा, और आज उसके हाथों उसकी मौत तय है। रमन ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई और उस पूल वाली चुड़ैल से दूर भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मौत से भला कोई कहां भाग पाया है। वह जिधर भी भागता उसे सामने वही खूनी चुड़ैल खड़ी मिलती। चारों तरफ उसे बस वही दिख रही थी। भागते भागते वह थक गया और उसी पुल पर गिर पड़ा। रमन के थक कर गिरने के बाद चुड़ैल उसके ऊपर उसी तरह छा गई जैसे आसमान में काले बादल छा जाते हैं और उसके नीचे धरती पर इंसान बस ऊपर नजरें उठाकर देखता रह जाता है। रमन खुद को कोसता हुआ कि क्यों वह इस अनजान औरत की खूबसूरती के जाल में फंसकर यहां आया और खुद अपनी मौत चुन ली। इसी तरह बेबस धरती पर पड़ा उस चुड़ैल को देख रहा था, और वह चुड़ैल उसके ऊपर आ गई थी। अब वो चुड़ैल रमन की छाती पर बैठकर उसके डर से खेल रही थी। फिर काफी देर तक खेल लेने के बाद चुड़ैल ने अपने खूनी पंजे उसकी छाती पर रखे और अगले ही पल अपने खंजर नुमा नाखूनों से उसकी छाती को चीर दिया। उसके सीने से खून की धार के साथ साथ मुंह से बस एक लंबी चीख निकली।
और उसी समय चुड़ैल ने उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकालकर बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला। उसके बाद वह खुश होकर भयानक आवाज में हंसने लगी और एक बार फिर उसकी खूनी हंसी से मदनपुर गांव का वह जंगल दहल उठा और वहां का मौसम बिगड़ने लगा। जंगल के मौसम में अचानक आए बदलाव से वहां कैंप में सो रहे लोगों की नींद खुली। उन्होंने अपने अपने तंबुओं से बाहर निकलकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थोड़ी देर पहले तक वहां का मौसम कितना खुशमिजाज और सुहाना था और अब वहीं का मौसम अचानक से इतना कैसे बदल सकता है। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया था, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और तेज आंधी चल रही थी। ऐसा खतरनाक मौसम देखकर सबको काफी डर लगने लगा। टीचर्स ने सभी स्टूडेंट्स का ध्यान रखने के लिए केयरटेकर रमन और श्यामा आंटी को आवाज लगाई। शर्मा जी, टीचर, रमन, श्यामा आंटी, रमन, कहाँ हो तुम लोग? मौसम बहुत खराब है, ऐसे में जरा सब बच्चों का ध्यान रखना, किसी को कोई नुकसान ना हो। श्यामा आंटी, जी सर, लेकिन रमन कहाँ है? वह तो नहीं दिख रहा है। इस खराब मौसम में न जाने वह कहाँ चला गया होगा। गुप्ता जी, टीचर, बस ड्राइवर जी, रमन आप लोगों के साथ रहा होगा ना कैंप में? इतनी रात गए, वह कहाँ चला गया? बस ड्राइवर, नहीं सर जी, रमन भैया तो रात में हमारे तंबू में आए ही नहीं। हमें लगा कि वह किसी और तंबू में शायद बच्चों के साथ सोए होंगे। बस ड्राइवर से ऐसा जवाब सुनकर सब चौंक गए कि रमन कहाँ गया होगा। सबको और ज्यादा डर लगने लगा कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। तब उसकी चिंता करते हुए स्कूल टीचर्स ने उसे ढूंढने का फैसला किया। शर्मा जी, टीचर, मिस मालिनी और श्यामा आंटी, आप दोनों कैंप में बच्चों के साथ रहकर उनका ध्यान रखना। बस ड्राइवर भैया, आप लोग नदी की ओर देखिए, मैं और गुप्ता जी जंगल की दूसरी दिशा में जाकर देखते हैं। चलिए गुप्ता जी। गुप्ता जी, टीचर, चलिए सर। बस ड्राइवर, जैसा आप ठीक समझे। हम दोनों अभी निकलते हैं रमन भैया को ढूंढने। फिर मिस मालिनी और श्यामा आंटी को स्टूडेंट्स के साथ कैंप में छोड़कर बाकी लोग चारों दिशाओं में बंटकर रमन को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन उस खराब मौसम में जंगल में ज्यादा दूर तक ढूंढना उचित नहीं समझा गया और वे कैंप की ओर लौटने लगे। तभी गुप्ता जी, जो वापसी में घूमकर नदी के पुल की तरफ से आ रहे थे, उनकी आंखें डर और खौफ से खुली की खुली रह गईं जब उन्होंने पुल पर खून से सनी हुई रमन की लाश देखी, जिसका सीना चीर कर दिल निकाल लिया गया था। इतनी दर्दनाक मौत उसे न जाने किसने दी होगी। यही सोचते हुए गुप्ता जी वहीं खड़े रह गए। उसी समय उन्हें पास वाले पेड़ के पीछे से कोई आकृति आती हुई दिखाई दी। उस खौफ भरे भयानक माहौल में पेड़ के पीछे से अनजान आकृति को अपनी तरफ आता देख गुप्ता जी को मानो सांप सूंघ गया और वे वहीं जड़ हो गए। वह आकृति अब धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थी और गुप्ता जी की सांसें तेज होने लगी थीं। उन्हें एक अनजान सा डर लगने लगा था कि अब उनके भी प्राण संकट में हैं। रमन की लाश का जो हाल था, कुछ वैसा ही उनका भी हश्र होने वाला है। यह सोचकर ही मारे दहशत के उनके पसीने छूटने लगे। रमन की खोज में निकले हुए लोगों में से गुप्ता जी भटकते हुए पुल तक पहुंच गए थे, जहां उन्होंने रमन की खून से सनी लाश देखी, जिसे पुल वाली चुड़ैल ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। और अब गुप्ता जी भी बहुत बड़े खतरे के सामने थे। पुल के पास वाले पुराने बड़े से पेड़ के पीछे से कोई अनजान आकृति गुप्ता जी की ओर बढ़ रही थी और वे रमन की लाश देखकर जैसे जम से गए थे। वहां से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। शायद उन्हें पता नहीं था कि इस खौफनाक चुड़ैल के पास पुल में आकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वह चुड़ैल, जिसे गुप्ता जी अनजान आकृति समझ रहे थे, अब उनके बहुत ही नजदीक आ चुकी थी और अब वह उसे स्पष्ट देख भी पा रहे थे। जैसे ही उसका विकराल रूप गुप्ता जी ने देखा, डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, जो रात का समय होने के कारण आसपास गूंज गई। उस आवाज को एक बस ड्राइवर, जो रमन की खोज में निकला था और पास के इलाके में मौजूद था, उसने सुना और वह आवाज की ओर तेजी से भागा। एक ही रात में अपने दूसरे शिकार को देखकर वह चुड़ैल काफी खुश हुई और भयंकर आवाज में गुर्राने लगी। चुड़ैल के सामने आ जाने पर गुप्ता जी ने उससे बहुत मिन्नतें की और कुछ न करने की विनती की, लेकिन विनती इंसान सुनते हैं, शैतान नहीं। वह भला कैसे मानती। उसने एक पल भी देरी किए बिना गुप्ता जी पर हमला बोल दिया और अगले ही पल गुप्ता जी की लाश लहूलुहान हालत में पुल पर पड़ी थी। अपने अन्य शिकारों की तरह ही गुप्ता जी को भी उसने सीना चीरकर और दिल निकालकर बड़ी बेरहमी से मार डाला था। यह सब खौफनाक नजारा उस बस ड्राइवर ने, जो गुप्ता जी की चीख सुनकर भागता हुआ उधर आया था, उसने दूर से पेड़ की ओट में छुप कर देखा। लेकिन उस शैतानी ताकत के आगे आकर उसने खुद को मुसीबत में डालना ठीक नहीं समझा और उसने ऐसा करके बिल्कुल सही भी किया, नहीं तो वह चुड़ैल उसे भी मार डालती। यह सब देखकर वह आगे गया ही नहीं और सरपट कैंप की ओर भागा, जहां उसने टीचर शर्मा जी और बाकी सभी को यह बात बताई। इतनी खौफनाक चुड़ैल के बारे में सुनकर सभी घबरा गए
और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें इस जंगल से सही सलामत वापस लौटने में मदद करें। शर्मा जी टीचर, मिस मालिनी, श्यामा आंटी और बस ड्राइवर जी, रमन और गुप्ता जी को तो हम खो चुके हैं, लेकिन इन सब बच्चों को हमारे विश्वास पर उनके पेरेंट्स ने यहाँ भेजा है, इसलिए उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब हमें कोई गलती नहीं करनी है और सुबह होते ही हम सब शहर लौट चलेंगे। तब तक साथ रहेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे। सभी ने शर्मा जी की इस बात पर सहमति जताई और अपने अपने तंबुओं में चले गए। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, वे सब बस में सवार होकर सरपट शहर की ओर भागे और अपने अपने घरों में पहुंचकर ईश्वर का धन्यवाद किया कि उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया। इस तरह पूल वाली चुड़ैल की कहानी का सीजन 2 स्कूल पिकनिक ग्रुप यहीं खत्म होता है, लेकिन पूल वाली चुड़ैल की कहानी आगे भी जारी रहेगी। अब तक आपने देखा कि मदनपुर गांव के जंगल में एक खूनी चुड़ैल का वास है जो नदी में बने पुल पर रहती है और वहां पर आने वाले मर्दों को मार डालती है। अब तक हम इस कहानी में पढ़ चुके हैं कि उस चुड़ैल के हाथों शहर से बैंक लूट कर आया पूरा लुटेरा गिरोह और स्कूल के पिकनिक ग्रुप के भी 2 सदस्य अपनी जान गंवा चुके हैं। अब आगे की कहानी। राज और विक्की बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। दोनों दोस्त कम और भाई ज्यादा थे। 12वीं कक्षा के बाद उन्होंने बिलासपुर शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। बचपन से ही गांव में रहने के कारण उनके लिए शहर बिल्कुल अनजान था, पर कुछ ही दिनों में वे उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि राज और विक्की पूरे दिन शहर में बाइक से घूमा करते थे। अब रोज रोज उसी शहर में घूम घूम कर वे बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात उन्होंने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया और मदनपुर गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया, जो शायद उनकी बहुत बड़ी भूल थी। वे मदनपुर गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर उन्होंने सिर्फ इतना सुना था कि मदनपुर गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वह हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वे शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसी वजह से उनके अंदर जरा भी डर नहीं था और वे बेफिक्र होकर रात में भी जंगल जाने को तैयार हो गए। रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल उन्हें बिल्कुल सुरक्षित लगा और उसी रात पूर्णमासी भी थी। मौसम भी अच्छा था, इसलिए विक्की राज के साथ मदनपुर गांव के जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। रात के 11 बजे वे मदनपुर गांव के जंगल में दाखिल हो गए। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। उनकी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मजा आ रहा था, पर उन्हें इस बात से हैरानी हो रही थी कि वे जंगल के इतने अंदर आ चुके थे, पर तब भी उन्हें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में उन्हें एक पुल दिखाई दिया। राज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेजों के द्वारा नदी में बनाया गया 100 दामनता है बाम की काम 200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था सेंट जॉर्ज ब्रिज। वे दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थीं। नदी के बहते हुए पानी में चांद दिखाई दे रहा था। कितना ही खूबसूरत नजारा था वहां। चारों तरफ शांति और सन्नाटा छाया हुआ था। इतने में अचानक ही मौसम के मिजाज बदलने शुरू हुए और वह खुशनुमा नजारे अब खौफनाक मंजर में बदलने लगे। दूर जंगल से भेड़िए के रोने की आवाज आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गईं। नदी का पानी थमसा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी उनके सिर के ऊपर से एक टिटिहरी भयंकर आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी, मानो वह कह रही हो कि यहां से जल्दी भाग जाओ। जंगल के इस खौफनाक मंजर में उन दोनों दोस्तों का क्या होगा, जानने के लिए बस थोड़ा इंतजार। विक्की, राज, यहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा। टिटिहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। राज, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता। ये सब अंधविश्वास है। यहां खड़े रहो और चुपचाप नजारा देखो। तभी विक्की ने देखा कि राज से कुछ दूर पुल के पास एक औरत खड़ी थी। दूर से वह दिखने में सुंदर लग रही थी, लेकिन वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। वह उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वह औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। विक्की, राज, अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है। राज ने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब भी पुल की रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में झांक रही थी। राज, भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। राज ने विक्की से कहा, खुदकुशी। यह शब्द सुनकर विक्की के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब वह बच्चा था तब उसके पड़ोस वाले अंकल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और वह वही था जिसने उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर राज उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन विक्की वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए उसके पड़ोस वाले अंकल की छवि उसकी आंखों के सामने ताजा हो गई थी। वह भयावह मंजर उसके जहन में घूमने लगा था। तभी राज तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतर जाओ वहां से, गिर जाओगी।
राज की आवाज सुनकर विक्की होश में आया और राज की मदद के लिए उसकी ओर बढ़ा। राज उस औरत के बहुत करीब पहुंच चुका था और तभी वह औरत नदी में कूद गई। तब तक विक्की दौड़ते हुए राज के पास पहुंच गया। वह औरत उनके सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर वे दोनों सिर्फ उसे डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि वे बहुत ज्यादा डर गए थे। वह औरत मदद के लिए पुकार रही थी। तभी राज ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। विक्की ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने विक्की के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। राज ने नदी में कूदते ही अपने आसपास देखा, लेकिन उसे वह औरत कहीं भी नजर नहीं आई। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। विक्की ने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके बगल में पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी हुई थी जो कुछ देर पहले नदी में कूदी थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह रेलिंग पर बैठी थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लिए हुए नदी में राज की ओर देख रही थी। अभी अभी तो यही औरत इसी पुल की रेलिंग पर चढ़कर उनके सामने ही नदी में कूदी थी और उसे बचाने के चक्कर में राज भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे नदी में कूद पड़ा था। यह सब बातें विक्की मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ, यह औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। वह डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, राज। तभी उस चुड़ैल ने उसकी तरफ देखा और जैसे ही विक्की की ओर देखा, उसका पूरा शरीर सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थीं। माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। उसकी भयंकरता देखकर ही दोनों के पसीने छूट रहे थे। अब क्या करें और क्या ना करें, यही सोचते हुए विक्की की निगाहें चारों तरफ दौड़ रही थीं। कभी वह उस चुड़ैल को देखता तो कभी नदी के पानी में फंसे अपने दोस्त राज को। तभी उस भयानक सन्नाटे को तोड़कर वह चुड़ैल बोल पड़ी, चुड़ैल, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? वह हंसते हुए बोली। लेकिन विक्की को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला और ना ही राज कुछ भी बोल पा रहा था। शायद उसका भी दिलो दिमाग काम करना बंद कर चुका था। राज असहाय सा नदी में खड़ा पानी की सतह से उसे देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई ऐसी वैसी औरत नहीं, बल्कि यह एक चुड़ैल है जिसके माया जाल में हम फंस चुके हैं। राज हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। विक्की ने सोचा, अब यह चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरी कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसके पकड़ में आ गया था। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था और उसने अपने पैंट में पेशाब भी कर दी। विक्की के चेहरे पर लगातार चल रहे डर और खौफ की झलक शायद उस चुड़ैल को भी दिखी और तभी वह फिर से बोल पड़ी, चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उससे अपने साथ नदी में ले जा रही हूं। चुड़ैल विक्की को नहीं बल्कि उसके दोस्त राज को ले जाना चाहती है। उसकी ऐसी बात सुनकर भी विक्की के चेहरे पर से डर के भाव कम नहीं हुए और ना ही यह उसके लिए कोई खुश होने वाली बात थी। आखिर वह जिसे अपने साथ लेकर जाने वाली बात कह रही थी, वह उसका जिगरी दोस्त राज था। जब विक्की ने यह सुना तो उसका दिल डर से दहल उठा। आखिर राज उसका बचपन का दोस्त था। उसे वह अपनी आंखों के सामने मौत के मुंह में जाता हुआ कैसे देख सकता था? लेकिन उस चुड़ैल की भयावह शक्ति के आगे हम दोनों कर भी क्या सकते थे? ऊपर से वह बेचारा नदी के पानी में फंसा हुआ था। उसने राज से चिल्लाते हुए कहा, राज, जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो यह चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। राज पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। नदी के पानी में खड़ा हुआ बेबस और लाचार राज शायद अपनी मौत यानी उस चुड़ैल का इंतजार कर रहा था। वह और कुछ कर भी नहीं पा रहा था सिवाय अपनी लाचार और बेबस निगाहों से विक्की की ओर देखने के। चुड़ैल यह सब देखकर काफी खुश हो रही थी, और हो भी क्यों ना, उसे एक साथ दो जवान मर्द शिकार के लिए मिल गए थे। वह चुड़ैल किसी के भी दिल दहला देने वाली अपनी खतरनाक आवाज में गर्जना करने के अंदाज में जोरदार हंसी हंसी और फिर वह विक्की की तरफ देखकर अपनी शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। पीछे दस कर रहा। वह चुड़ैल राज के पास नदी के बीच जा पहुंची और उसने अपने खौफनाक कातिल पंजों में राज को जकड़ लिया। राज आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे अपने साथ पानी के अंदर ले गई। कुछ देर तक नदी के पानी में हलचल होती रही। पानी के अंदर से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वह भी बंद हो गए। विक्की अकेला पुल पर खड़ा दिल दहला देने वाला यह सारा नजारा देख रहा था।
वह अब भी आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और राज को पुकार रहा था। और इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह समझ गया कि उस कातिल चुड़ैल ने बड़ी बेरहमी से उसके दोस्त राज को मार दिया है। विक्की वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और वह उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब विक्की को होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। वह 4-5 लोगों से घिरा हुआ था और आसपास देखने पर पता चला कि पुल पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। कुछ लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। विक्की घबराकर तेजी से उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनमें आंसुओं का सैलाब आ गया था, क्योंकि नदी के किनारे पानी में उसके दोस्त राज की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से राज को मार डाला था और उसके सीने से दिल निकाल लिया था। विक्की का सबसे अच्छा दोस्त उसे छोड़कर चला गया था। उस दिन विक्की को मदनपुर गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले से किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ यह था कि अंग्रेजों के जमाने में जब वह पुल बन रहा था तब वहां आसपास के गांवों के निवासी मजदूरी करने आते थे। उनमें से एक रमन और उसकी पत्नी मोहिनी भी थीं। मोहिनी का जैसा नाम था वैसा ही उसका रूप भी था। उसके रूप यौवन को देखकर एक अंग्रेज अफसर की नीयत खराब हो गई और उसने उस औरत मोहिनी से जबरन बलात्कार किया था, जिसका वह दोनों पति पत्नी कुछ बिगाड़ नहीं सके। यह बात उस पूरे गांव में फैल गई थी। इसी कारण मोहिनी से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद मोहिनी के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब मोहिनी अपनी मां के घर चली आई। मदनपुर गांव ही उसका मायका था, लेकिन वहां भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। निर्दोष होते हुए भी उसे हर दिन लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, जिसे सुन सुनकर वह तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात मोहिनी ने मदनपुर गांव के उसी पुल सेंटा गिबिया से हॉर्गे ब्रिज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात मोहिनी उस ब्रिज पर आती थी और वहां आने वाले लोगों को इसी तरह छल कपट से अपना शिकार बनाती थी। मदनपुर गांव के कुछ बुजुर्ग लोग तो यह भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबाकर खा जाती थी। यह सब बातें जानकर विक्की को बड़ा पश्चाताप हुआ कि न हम लोग यहाँ आए होते और न मेरे दोस्त राज की जान गई होती। शायद विक्की के गले के ओम के लॉकेट के कारण वह चुड़ैल उसे नहीं छू पाई थी। इसलिए उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और राज का दाह संस्कार करके जंगल से वापस लौट आया। इस खौफनाक चुड़ैल की कहानी का यह भाग यहीं समाप्त होता है। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। आगे उस चुड़ैल का अगला शिकार कौन बनेगा और क्या उसका आतंक यूं ही चलता रहेगा, जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। मदनपुर गांव के जंगल में आए दिन उस चुड़ैल के हाथों कोई ना कोई मारा जा रहा था और उसके खौफ के कारण गांव के लोगों ने जंगल में जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन गांव वालों का मन जंगल में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए लालायित रहता था, जिसके बिना उनका जीवन थोड़ा कठिन हो जाता था। इसलिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे कि उन्हें उस खूनी चुड़ैल के खौफ से मुक्ति दिलाए, ताकि वे अपने गांव के जंगल में आ जा सकें। शायद ईश्वर ने उन सब की प्रार्थना सुन ली और उस गांव में सिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। उन्होंने उस गांव में प्रवचन और उपदेश के लिए कुछ दिनों के लिए वहां अपना डेरा डाला था। सब गांव वालों ने महात्मा को अपनी समस्या बताई कि कैसे उनके गांव के जंगल में वह खूनी चुड़ैल मौत का खेल खेल रही है और निर्दोष लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार रही है। गांव वालों से उस चुड़ैल के खौफ और उसके चुड़ैल बनने के पीछे की कहानी को सुनकर महात्मा जी ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने उस चुड़ैल की आत्मा के मुक्ति का उपाय जान लिया। फिर उन्होंने गांव से बताया, महात्मा जी, आप सब जानते ही हैं कि वह चुड़ैल क्यों बनी है। उस बेचारी अबला नारी के साथ अन्याय हुआ था और उसके बाद उसका तिरस्कार किया गया। अब वह इसका बदला लेने के लिए ही ऐसा कर रही है। मुखिया, महाराज जी, अब आपसे ही हमें सारी उम्मीदें हैं। आप ही गांव वालों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाइए। महात्मा जी, आप सब ईश्वर पर भरोसा रखें, वह सब ठीक करेंगे। सबसे पहले तो उस औरत की आत्मा को शांति प्रदान करनी होगी, तब जाकर आप सबको इस भयानक आतंक से मुक्ति मिलेगी। पटेल, तो फिर देर किस बात की महाराज जी, कृपा करके उस चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाने के लिए जो भी करना होगा हम सब जरूर करेंगे, तभी हमारे गांव वालों को उसके आतंक से मुक्ति मिलेगी। महात्मा जी ने उन सब की बातें सुनी और फिर से ध्यान मग्न हो गए। काफी देर ध्यान मग्न रहने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर गांव वालों से कहा, इस दुखियारी औरत ने अपने साथ अत्याचार के कारण अपना देह त्याग तो दिया,
लेकिन उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। ज्ञतिति, वह तब तक भटकती रहेगी जब तक उसके कंकाल को ढूंढकर अग्नि संस्कार करके उसका शास्त्र सम्मत विधि से क्रियाकर्म न किया जाए। उनकी ऐसी बातें सुनकर गांव वालों को बहुत हिम्मत मिली और कुछ लोग उसके कंकाल को ढूंढने के लिए राजी हो गए। तब महात्मा जी ने पूजा पाठ करके अपने तपोबल से उन्हें रक्षा कवच बांधा, जिससे खूनी चुड़ैल की वह खतरनाक आत्मा उन पर हमला करके उनका कोई अहित न कर पाए। इसके बाद वह सभी महात्मा जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर निकल पड़े, उस चुड़ैल के मृत शरीर के कंकाल को ढूंढने के लिए। सिद्ध महात्मा जी के बताए उपाय को पूरा करने गांव के कुछ लोग जंगल की ओर निकल पड़े हैं और उनके साथ महात्मा जी का दिया हुआ रक्षा कवच भी है, जिसे महात्मा जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया है। गांव के लोगों का समूह उस जंगल की नदी के आसपास उस चुड़ैल के कंकाल की तलाश में लग जाता है। बहुत खोजने पर भी उन्हें वह कंकाल मिल नहीं रहा है। खोजते हुए बहुत देर भी हो रही है और दिन ढलने को है। अब उन लोगों को घेरते अंधेरे में उस चुड़ैल का डर भी लगने लगता है। तभी उन्हें सामने पुल पर बड़ा सा पुराना पेड़ दिखाई दिया और उनके अंतर्मन से आवाज आई, कहीं उस चुड़ैल का कंकाल उस पेड़ के आसपास तो नहीं। और अब वह सब मशाल की रोशनी में उस पुल की ओर चलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुल पर कदम रखा, सामने से भयंकर हंसी की आवाज सुनाई देने लगी और बादलों की गर्जना के साथ तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक बिगड़ते मौसम को देखकर वे सभी समझ गए कि ये सब उस चुड़ैल का ही काम है। वह उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। सब मामला समझकर वह पुल पर चढ़कर आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे उस पुराने पेड़ के सामने पहुंच गए। पुल पर पुराने पेड़ के आसपास उन्होंने चुड़ैल के कंकाल की खोजबीन शुरू कर दी और तभी उन्हें सामने से भयानक रूप में वह खूनी चुड़ैल आती हुई दिखाई दी। आज वह चुड़ैल बहुत ही गुस्से में दिख रही थी। शायद उसे पता चल गया था कि वह लोग क्या करने आए हैं, इसलिए वह आज और भी ज्यादा विकराल रूप में थी। चुड़ैल के लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों से मानो ज्वाला निकल रही थी। उसके बड़े बड़े दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे और उसके मुंह से भयानक दुर्गंध आ रही थी। उस खूनी चुड़ैल का इतना भयानक रूप देखकर लोगों के मन में दहशत पैदा होने लगी और वह लोग हड़बड़ाहट में गिरते पड़ते हुए उस चुड़ैल का कंकाल खोज रहे थे। तभी उनमें से एक की नजर उस पुराने पेड़ के ऊपर एक डाल पर लटक रहे कंकाल पर पड़ी और वह चिल्लाकर बोला, वो रहा कंकाल। सबकी नजर ऊपर की ओर थी और चुड़ैल भी अब और भी खौफनाक रूप में गुर्राने लगी थी। महात्मा जी के रक्षा कवच के कारण वह उन लोगों को मार तो नहीं सकती थी, लेकिन उन्हें डराने की हर संभव कोशिश कर रही थी। अब उन लोगों में से 2-4 लोग उस पुराने पेड़ पर चढ़ने लगे और ऊपर चढ़कर उन्होंने उस कंकाल को नीचे गिराया। जैसे ही वह कंकाल नीचे धरती पर गिरा, वहां खड़े लोगों ने तुरंत उसमें आग लगा दी और देखते ही देखते उस कंकाल के साथ साथ वह खूनी चुड़ैल भी भयंकर आवाज करते हुए जलने लगी। उसे जलता देखकर गांव के लोग दूर हटकर खड़े हुए और उसके जलने की खुशियां मनाते हुए हर हर महादेव का नारा लगाते हुए नाचने लगे। जब वह चुड़ैल और वह कंकाल पूरी तरह जल गया, तब वे सभी अपने गांव लौट आए और गांव वालों के साथ मिलकर उन्हें इस मुसीबत से निकालने वाले सिद्ध महात्मा जी को सादर प्रणाम करके धन्यवाद दिया। इसके बाद कुछ दिनों में महात्मा जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान किए और गांव वाले अब सुख चैन से रहने लगे। तो दोस्तों, पूल वाली चुड़ैल की कहानी का यहीं पर अंत होता है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।